मिष्टी कुछ देर अरमान की ओर देखती रही, फिर भर्राए स्वर में बोली, आप मम्मा को बचा लो डॉक्टर अरमान, मम्मा बड़ी मुसीबत में हैं, मेरी मम्मा को बचा लो। कहते हुए वह हिचकियों के साथ रोने लगी। अरमान अंदर तक कांप गया था। रिद्धिमा मुसीबत में है? क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? उसने सुना मिष्टी कह रही थी, सोचा था जब खूब बड़ी हो जाऊंगी तो मम्मा को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी जहाँ पापा ना हो, पर शायद तब तक मम्मा जिंदा ही ना रहें। अरमान ने मिष्टी को झकझोरते हुए पूछा, कहाँ है रिद्धिमा? क्या हुआ उसे? मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा मिष्टी, बस तुम बताओ वो कहाँ है। मिष्टी ने धीरे से कहा, पापा ले गए हैं उन्हें अपने हॉस्पिटल। मम्मा प्रेग्नेंट है ना, मैंने दादी को कहते सुना है कि ले जा इसे, और इस बार भी लड़की हुई तो गर्भपात करा दे। पापा ने कहा, माँ रहने देना, इतनी बार गर्भपात करा चुका हूँ, कमज़ोर हो गई है, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। तो पता है डॉक्टर अरमान दादी ने क्या कहा? इन बातों को सुनते हुए अरमान की सांसें रुकने लगी थीं। उसकी रिद्धिमा इतनी तकलीफ में है और उसे कुछ पता भी नहीं। डॉक्टर विवेक के बारे में उसने बहुत सी बातें सुनी थीं, पर अपनी पत्नी के लिए वो इतना बुरा इंसान है, कोई सोच भी कैसे सकता है। वह बुदबुदाया, क्या कहा तुम्हारी दादी ने? मिष्टी मिष्टी गुस्से से अपने होंठ चबाते हुए बोली, वह बुढ़ी जो दुर्भाग्यवश मेरी दादी है, उसने कहा कि अगर मर जाती है तो मरने दे। वैसे भी इतने सालों में क्या सुख दिया है हमें, एक खानदान का वारिस भी न दे सकी। वैसे मैंने तो अपनी सहेली की बेटी को पसंद भी कर रखा है तेरे लिए। अरमान ने घुटी हुई आवाज़ में पूछा, तुम्हारे पापा ने क्या कहा? मिष्टी गुस्से भरी आवाज़ में बोली। डॉक्टर विवेक ये बात सुनते ही ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा और कहा, ठीक है माँ, और आप कहो तो इसे चैन की नींद सुला दूँ। वैसे मैं भी बेजार आ गया हूँ इससे। मिष्टी और कुछ कहती इससे पहले ही अरमान उठ खड़ा हुआ और अपने जबड़े भींचते हुए कहा, मिष्टी तुम घर जाओ और मैं देखता हूँ वह राक्षस कैसे रिद्धिमा को तकलीफ देता है। आज इसका अंत होकर रहेगा। बहुत दिनों बाद रिद्धिमा ने चैन की सांस ली थी। रिपोर्ट में बेबी बॉय था और विवेक खुश हो गया था। रिद्धिमा को कोई खुशी नहीं थी, पर इतना चैन जरूर मिला था कि इस बच्चे को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ेगी और उसे भी गर्भपात करवाने की तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ेगा। विवेक ने उसे रेस्ट रूम में बिठा दिया था और अपने कैबिन में चला गया था। रिद्धिमा इतनी कमज़ोर थी कि उसे पता ही नहीं चला कि बैठे बैठे ही वह कब सो गई थी। पर अचानक से कॉरिडोर से शोर शराबे और लोगों के चीखने चिल्लाने भाग दौड़ करने की आवाज़ से वह डर गई थी। क्या हो रहा है देखने के लिए जैसे ही वह बाहर आई, आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अरमान ही था, उसके सामने खड़ा, गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा। नीचे ज़मीन पर विवेक पड़ा हुआ था। अरमान उस पर लातों घूंसों की बौछार कर रहा था और साथ में चिल्ला रहा था, अपनी फूल सी बीबी को तकलीफ देता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने? आज के बाद रिद्धिमा पर हाथ भी उठाया तो तेरी जान लेने में मुझे देर नहीं लगेगी। याद रख, अरमान अभी जिंदा है और उसके रहते रिद्धिमा पर तूने अत्याचार करने की सोची भी कैसे? खाल उधेड़ लूंगा तेरी, यू बास्टर्ड। विवेक का सर फट चुका था, वहां से खून बह रहा था और वो खुद को अरमान की गिरफ्त से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। रिद्धिमा की सांसें डर के मारे रुकने लगी थीं और एक ही पल में वो अपने होश खोकर जमीन पर गिर पड़ी थी। अरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसका जुर्म था डॉक्टर विवेक पर बिना वजह हाथ उठाना, उसकी जान लेने की कोशिश करना और हॉस्पिटल के सामान की तोड़फोड़ करना। उसे 6 महीने की सज़ा हुई थी। मीडिया ने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया था। डॉक्टर विवेक, अरमान और रिद्धिमा, इन्हें लेकर ना जाने कितनी बातें फैलने लगी थीं। शशांक इस सदमे को सह नहीं पाए थे और मेजर हार्ट अटैक के शिकार हुए थे। रिद्धिमा अपने पापा को देखने जाना चाहती थी, पर विवेक ने इसका उत्तर उसे थप्पड़ से दिया था। रिद्धिमा ने रोते हुए गिड़गिड़ाया था, प्लीज़ विवेक, मुझे चाहे जितनी सज़ा देना, पर एक बार पापा के पास जाने दो। पता नहीं वो कैसे होंगे, कौन उनका ख्याल रखेगा। विवेक ने दांत पीसते हुए कहा था, तू अब इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी, समझी ना? मरने दो उस बुढ़े को। वैसे भी तेरे जैसी कलमुही लड़की पैदा करने वाले का मरना ही अच्छा है। रिद्धिमा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा था, आज अगर यही बात तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में मैं कहूँ तो? विवेक की आंखें गुस्से से जलने लगी थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा था, कहकर तो देख, तेरा ये थोबड़ा इसी वक्त तोड़ दूंगा, फिर देखूंगा तेरा कौन आशिक तुझे बचाने आता है। क्या नाम था उसका, उस हरामजादे का? हाँ, अरमान। साले को जिंदगी भर जेल की चक्की न पिसवाया तो मेरा नाम भी विवेक नहीं। रिद्धिमा ने ठहरे हुए आवाज़ में कहा था, तुम अरमान को गाली नहीं दे सकते और ना ही उसे सज़ा दिलवा सकते।
आज तक मैं तुम्हारे अत्याचारों को सहती रही, पर अगर तुमने अरमान को कुछ भी किया तो। पर वह बात खत्म करती उससे पहले ही विवेक ने उसके बालों को पकड़ते हुए गुस्से से चिल्लाया था, तेरी ये हिम्मत! आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। घर की बात बाहर ले जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अपने आशिक को बताया न तूने? मिष्टी जो चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी, अचानक चिल्ला पड़ी, पापा मम्मा को छोड़ दो। मम्मा ने नहीं बताया, मैंने बताया है, मैंने। विवेक ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा, पर मिष्टी उसकी परवाह किए बगैर गुस्से से चिल्ला रही थी, और आप बहुत बुरे हो। मैं मम्मा को आपसे बचाऊंगी। मेरा दोस्त अरमान अपनी रिद्धिमा को बचाएगा, और मैं मौसी से कहकर आपको सज़ा दिलवाऊंगी। मेरी मौसी अपनी बहन के लिए कोर्ट में आपसे लड़ेंगी। आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। विवेक ने अब रिद्धिमा को छोड़कर मिष्टी को पकड़ लिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने मिष्टी के गिरेबान को पकड़ते हुए गरजा था, तुझे तो पहले ही मार देना था। इस नागिन ने तुझ और एक नागिन को जन्म दिया है। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, पर कोई नहीं, आज ही तुझे परलोक भेज देता हूँ। फिर देखता हूँ कौन तेरी मौसी है और कौन तेरी मम्मा का आशिक। रिद्धिमा समझ चुकी थी आज मिष्टी विवेक के हाथों से नहीं बच सकती, पर उसे अपनी बच्ची को इस राक्षस से बचाना था। वह झटके से उठ गई थी और पास रखे फूलदान को उठाकर विवेक के सर पर मारा था। विवेक के हाथों से मिष्टी छूट गई थी। रिद्धिमा चिल्लाई थी, भाग मिष्टी भाग, वरना ये राक्षस तेरी जान ले लेगा, भाग मेरी बच्ची। मिष्टी ने कांपती आवाज में कहा था, मम्मा आप। विवेक तब तक खड़ा हो गया था, पर रिद्धिमा ने उसे पैरों से पकड़ लिया और चिल्लाई थी, तुझे मेरी कसम मिष्टी, भाग, अपनी मौसी के पास चली जा। मिष्टी समझ चुकी थी कि अब भाग कर ही वह कुछ कर सकती है। उसने दरवाज़ा खोला और दौड़ लगाई थी। विवेक उसके पीछे भागना चाहा था, पर रिद्धिमा के अंदर ना जाने कौन सी ताकत पैदा हो गई थी कि उसने विवेक के पैरों को पकड़ लिया था, जिसे विवेक छुड़ा नहीं पाया था। गुस्से से विवेक ने रिद्धिमा को लातों से मारना शुरू किया था, पर रिद्धिमा ने बेहोश होने से पहले तक विवेक को छोड़ा नहीं था। मिष्टी भग बच गई थी, क्योंकि वो विवेक की अंजलि और अतुल पुलिस को लेकर वहां आ गए थे और बेहोश रिद्धिमा को हॉस्पिटल ले गए थे। पर रिद्धिमा का बच्चा मर चुका था। विवेक पर अंजलि ने केस दर्ज किया था, अपनी बीबी और बच्ची पर अत्याचार करने का। वह जमानत के लिए घूम रहा था और बड़े से बड़े वकील को इस केस के विरुद्ध खड़ा कर रहा था। अरमान जेल से छूट गया था, क्योंकि अंजलि उसकी वकील थी। विवेक पर मुकदमा चल रहा था, पर केस की तारीख बढ़ती जा रही थी। विवेक ने रिद्धिमा को तलाक दे दिया था और अब एक नई जिंदगी की तैयारी कर रहा था, अपनी माँ की सहेली की लड़की से शादी करने के ख्वाब देखते हुए। कोर्ट, वर्तमान समय। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। सभी चुपचाप बैठे थे। दो प्यार भरे दिलों का दर्दनाक परिणाम, एक औरत की लड़की जन्म देने के लिए मिलने वाली सजा को महसूस करते हुए, एक छोटी फूल सी बच्ची का अपने पिता के जुल्मों को देखते हुए अचानक परिपक्व बनकर अपनी माँ को उस हवसी से बचाने की कोशिश को महसूस करते हुए, सब अंदर ही अंदर शायद कुछ निर्णय ले रहे थे, समाज को बदलने का निर्णय या इन दरिंदों को सबक सिखाने का निर्णय। जज, तो अब आप क्या करना चाहती हैं? मिष्टी ने चारों तरफ देखा और दर्द भरी आवाज़ों में उत्तर दिया, मैं तो बस इतना चाहती थी कि मम्मा सब कुछ भूल आकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, खुश रहें, साहसी बने। पर वो तो अब जीना ही नहीं चाहती। जज, और अरमान, वो कहाँ है? मिष्टी, मेरा दोस्त जा रहा है यहाँ से, अब वो यहाँ नहीं रह सकता। वह अपनी रिद्धिमा को ऐसे घुट घुट कर मरता हुआ नहीं देख सकता। जज, तो क्या वो अब भी आपकी माँ को अपनाने को तैयार हैं? मिष्टी ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, अरमान तो चाहता है, मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक लड़की की सबसे अच्छा दोस्त उसके पापा होते हैं। इसलिए मैं अपने दोस्त को पापा बनाना चाहती हूँ, पर मम्मा नहीं चाहती। इसलिए अरमान जा रहा है और कभी यहाँ वापस नहीं आएगा। कुछ ही देर में कोर्ट में एक अजीब परंतु निर्णायक फैसला सुनाया गया। इस बच्ची की दलीलों को सुनते हुए कोर्ट यह फैसला करती है कि या तो अरमान और रिद्धिमा एक दूसरे को अपना लें, या दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाए। दोनों को एक ही जेल में रखा जाए। अरमान, रिद्धिमा। रिद्धिमा खिड़की के पास खड़ी दूर आसमान के तरफ देख रही थी, जो कुछ उसके साथ पिछली जिंदगी में हुआ था उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, और आज जो भी हो रहा है इसका तो वो सपना भी नहीं देख सकती थी। उस नरक जैसी जिंदगी से निकलकर क्या वो सचमुच इस स्वर्ग में आई, या उसे इसका भ्रम हो गया था? क्या सचमुच वो आज अरमान के कमरे में दुल्हन के लिबास में है? आज से ना जाने कितने साल पहले उसने जिस सपने को जीना चाहा था, क्या सचमुच आज उसको जी रही थी? विवेक से विवाह के बाद उसने अरमान को भुलाकर उस जिंदगी को अपनाना चाहा था, पर विवेक ने उस नरक से भी बदतर जिंदगी दी थी उसे। और जब भी वो विवेक द्वारा दिए गए दर्द से गुजरती, अरमान से नफरत बढ़ती जाती। अगर वह अरमान से प्यार ना करती तो शायद विवेक से विवाह भी नहीं करती।
पर जब पापा ने कहा था कि अरमान को उसकी दौलत चाहिए तो वह अरमान से नफरत की आग में जलने लगी थी और विवेक से शादी के लिए हामी भरती थी। लगा था उसे कि अरमान को इस तरह की तकलीफ दी जा सकती है, अरमान को इसी तरह तकलीफ दी जा सकती है, खुद को उससे दूर करके। पर अरमान को नफरत करने की कोशिश में वह खुद से ही नफरत करने लगी थी। उसे अपने शरीर से इतनी नफरत हो गई थी, जानबूझकर खुद को तकलीफ पहुंचाती थी। जीने की तमन्ना को कभी खत्म हो गई थी, पर मिष्टी की वजह से मर भी नहीं सकती थी और उसी मिष्टी ने उसे नई जिंदगी दी थी। उसकी खुशियां वापस लेकर आई थी, उसके अरमान को वापस लेकर आई थी। पर क्या वह अरमान के काबिल है? नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है अरमान को देने के लिए। इसीलिए तो अरमान से दूर रहना चाहती थी। रिद्धिमा आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। दुल्हन के लिबास में, मांग में अरमान के नाम का सिंदूर। इस जिंदगी की कामना तो कई साल पहले उसने किया था। कितने सपने देखे थे, पर उस हैवान ने तो उसे पूरी तरह नोच लिया। वह अरमान के सामने क्या कहेगी, कैसे कहेगी कि वह उसकी वो रिद्धिमा नहीं है जिससे वह प्यार करता था। अब तो वह एक पुतला रह गई है। रिद्धिमा अपने आंसुओं को रोकने के लिए आंखें बंद कर ली। तभी किसी के बाजुओं ने उसे अपनी बाहों में घेर लिया। रिद्धिमा एक बार कांप उठी, पर शीघ्र ही उसे एहसास हुआ कि ये बाहें उसे सुरक्षा देने वाली बाहें हैं, ना कि अपनी मनमानी करने वाली। रिद्धिमा अरमान की बाहों में सिमटते हुए बस इतना ही कह पाई थी, अरमान, क्यों की मुझसे शादी? अरमान ने आश्चर्य से पूछा था। मतलब? रिद्धिमा ने भर्राए हुए आवाज में कहा था, मैं तुम्हारी वो रिद्धिमा नहीं हूँ अरमान, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। अरमान ने उसे अपनी बाहों से पकड़कर सामने खड़ा किया, फिर बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोल पड़ा, देखूं तो मेरी वही रिद्धिमा है कि नहीं? अरे ये तो वही कजरारी आंखें हैं जिनमें मैं डूब जाया करता था, और वही कोमल गाल हैं जिसे छूना भी किस्मत की बात होती थी मेरे लिए, और वही रेशम से बाल हैं जिसे देखकर काली घटा भी शर्मा कर मुँह छुपाती थी, और ये कोमल कोमल हाथ। उसने रिद्धिमा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए भावुक स्वर में बोल पड़ा, बहुत मिस किया तुम्हें रिद्धिमा। तुम चली गई, क्या मेरी जिंदगी ही ले गई थी, पर अब मुझे मेरी जान वापस मिल गई है। रिद्धिमा सिसकियां भरते हुए अरमान से लिपट गई थी। आधी रात को अचानक अरमान की नींद खुल गई थी। रिद्धिमा नींद में रो रही थी, चिल्ला रही थी। वह घुटी घुटी आवाज में बार बार यही कह रही थी, प्लीज विवेक, छोड़ दो मुझे, तकलीफ होती है, दर्द होता है मुझे, आह, इससे अच्छा मार डालो मुझे। अरमान की आंखें गुस्से से जलने लगी थीं। उसकी रिद्धिमा अभी भी उन खौफनाक रातों से डरी हुई है। उस दरिंदे के सपने उसे अब भी चैन की नींद नहीं सोने दे रहे। उसने लाइट ऑन करते हुए रिद्धिमा को जगाने की कोशिश की, यह कहते हुए कि रिद्धिमा, वो यहाँ नहीं है, तुम मेरे पास हो जान, अपने अरमान के पास, और वो यहाँ कभी नहीं आ सकता। रिद्धिमा ने आंखें खोली और अरमान को देखते हुए ही उससे लिपट गई और थकी हुई आवाज़ में बोल पड़ी, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना अरमान, मुझे अपने पास ही रखना। अरमान ने हाँ में सिर हिलाते हुए आश्वस्त किया था उसे। सिर्फ इस जिंदगी में ही नहीं रिद्धिमा, अब तो 100 जन्मों तक ये अरमान अपनी रिद्धिमा के साथ ही रहेगा, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर उसने रिद्धिमा को पानी का गिलास देते हुए कहा था, थोड़ा सो जाओ, कल हम पेरिस के लिए रवाना हो रहे हैं। रिद्धिमा ने खुशी भरी आवाज़ में कहा था, सच? तुम्हें अब भी याद है कि मैं शादी के बाद पेरिस जाना चाहती थी? अरमान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा था, मुझे तो हर वो चीज़ याद है जो तुमसे जुड़ी है, क्योंकि मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी तो तुम ही हो रिद्धिमा। आई लव यू। एक हफ्ते बाद अतुल न्यूज़पेपर पढ़ने में खोया हुआ था, तभी अंजलि अंदर आई। वह कोर्ट जाने के लिए रेडी थी। अतुल को इस तरह पेपर में खोया देखकर बोल पड़ी, आज पेपर में ही घुसकर रह जाना है क्या, ऑफिस नहीं जाना? अतुल ने सर उठाकर थोड़े उत्तेजित आवाज में कहा, अरे अंजलि, आज का पेपर पढ़ा तुमने? वो विवेक, मिष्टी के पापा, रंगे हाथों पकड़ा गया है एक लड़की के साथ, और उसका हॉस्पिटल सील कर दिया गया है। ना जाने कितने गैरकानूनी काम होते थे वहाँ। हॉस्पिटल के स्टाफ ने सारा भंडा फोड़ दिया है। अंजलि ने अतुल को घूर कर देखा और कहा, एक बात ख्याल रखना अतुल, विवेक मिष्टी का पापा नहीं है, मिष्टी का पापा है डॉक्टर अरमान मलिक, और कभी तुमने ऐसा कहा भी तो मिष्टी तुम्हारा मर्डर कर देगी और मैं उसका ही साथ दूंगी, समझे? अतुल हंसते हुए बोल पड़ा, समझ गया डार्लिंग, पर ये बताओ इतना सब हुआ कैसे? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना समझ लो, मेरी रिजी जितना रोई है, ये कमीना और उसकी फैमिली उससे ज़्यादा रोएगी। अतुल ने हामी भरते हुए कहा, समझ गया, पर वो तो कुछ दिन में ही छूट जाएगा। प्रूफ मिलेगा क्या तुम्हें उसके कारनामे का? अंजलि, मिल चुका है। जितनी लड़कियों की उसने ज़िंदगी बर्बाद की है, सब साक्षी बनेंगी, और हॉस्पिटल की डॉक्टर सोनाली ने गैर कानूनी कामों का लिस्ट मुझे दे दिया है। वह भी विवेक से नफरत करती है।
पहली बात तो विवेक सोनाली के पति की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उसके जिस्म से खिलवाड़ करता रहा। सोनाली को ढेर सारे पैसे की ज़रूरत थी अपने पति के कैंसर के इलाज के लिए, वह मजबूर थी। दूसरी बात, रिद्धिमा के साथ ही ना जाने कितनी लड़कियों का मजबूरन गर्भपात करवाया गया। उस हॉस्पिटल में सारी रिपोर्ट सोनाली ने कलेक्ट कर रखे हैं। वह दिलो दिमाग से विवेक को सजा दिलवाना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं थी। पर मेरे बारे में पता चलने के बाद वो खुद मुझसे मिली। अतुल ने प्रशंसा भरी नज़रों से अंजलि को देखते हुए कहा, मान गया तुम्हें अंजलि जोशी। अंजलि ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी रिद्धि को इसने जितना रुलाया है उससे ज़्यादा मैं इसे रुलाऊंगी। ये वादा है मेरा हमारी मिष्टी से। मिष्टी अंदर आते हुए बोली, मौसी मेरे बारे में बात हो रही है क्या? अंजलि हंसते हुए बोली, हाँ तेरी मम्मा का फ़ोन आया था, वो वहाँ अरमान के साथ बहुत खुश है, तेरे बारे में पूछ रही थी और पता है उसने क्या कहा? मिष्टी, क्या? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी मम्मा ने कहा कि मिष्टी उस ईश्वर का दिया हुआ नायाब तोहफा है मेरे लिए, मेरी जिंदगी है वो। मिष्टी ने हंसते हुए कहा, अच्छा आने दो, मम्मा को पूछेंगी उनसे कि मैं सबसे नायाब तोहफा हूँ या अरमान। दोनों में मम्मा को एक को ही चुनना पड़ेगा। अंजलि ने झूठे गुस्से से कहा, तू बड़ी शैतान है मिष्टी, मेरी भोली बहन को अब सताना मत। जा, दादू तुझे बुला रहे थे। बस मिष्टी मिष्टी रट लगाए बैठे हैं। मिष्टी, ओके बाबा, पर मम्मा से पहले मैं उस प्रश्न का जवाब देती हूँ। भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा तो डॉक्टर अरमान है, मम्मा के लिए और मेरे लिए भी। अतुल बोल पड़ा, सच है, अरमान ने सच्चा प्यार किया था रिद्धिमा से, जिसे निभाकर दिखाया। काश ऐसा साथी सबको मिले। कुछ साल बाद अरमान स्टूल पर चढ़कर बैलून लगाने की कोशिश कर रहा था और पास खड़ा एक नन्हा बच्चा जो अरमान का ही कार्बन कॉपी दिख रहा था, बस एक ही रट लगाए जा रहा था, पापा मुझे बलून दो ना, मुझे भी लगाना है। अरमान ने रपट लगाने की आवाज़ में कहा, चुप हो जा सोनू, अभी तेरी दीदी आ जाएगी और मुझे ये सब नहीं करने देगी। सोनू, दीदी तो आ गई। अरमान ने मिष्टी की आवाज़ सुनी, ये क्या पापा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, ये बच्चों की हैप्पी बर्थडे है क्या जो इतने सारे गुब्बारे लगाए जा रहे हैं आपने? मैं अब 17 साल की हो गई हूँ पापा, अरमान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। पता है मुझे, पर पेरेंट्स के लिए बच्चे चाहे 60 साल के हो जाएं तभी भी बच्चे ही होते हैं, मिष्टी ने आश्चर्य से उत्तर दिया। आई ला, तो क्या मेरे 60 साल के जन्मदिन पर भी आप गुब्बारे लगाओगे? अरमान ने मिष्टी के कहने के अंदाज पर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मिष्टी भी हंसने लगी थी। तभी रिद्धिमा अंदर आते हुए पूछी, क्या बात है, बाप बेटी किस बात पर इतना हंस रहे हैं? सोनू अपनी मम्मा के आंचल को खींचते हुए शिकायत भरे लहजे में बोल पड़ा, मम्मा पापा मुझे प्यार नहीं करते। रिद्धिमा सोनू को गोद में लेते हुए बोली, अब क्या किया आपके पापा ने? सोनू ने शिकायत की, दीदी को गुब्बाला देते, मुझे नहीं। अरमान, सोनू तू तो बड़ा शैतान हो गया है, हर वक्त अपनी मम्मा से मेरी झूठी शिकायत करता रहता है। सोनू ने मुंह फुलाकर उत्तर दिया, पापा बोले हैं अब मम्मा आपको किसी नहीं देगी, मुझे देगी। मिष्टी ठहाकर लगाकर हंस पड़ी, पर अरमान ने आंखें दिखाने से सॉरी कहते हुए हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। तभी सोनू की जुड़वा बहन आशु को गोद में लिए हुए शशांक अंदर आए और मुस्कुराते हुए पूछा, सब तैयारियां हो गई क्या? कोई कुछ कहे उससे पहले सोनू बोल पड़ा, दादू ते कत्ती, आशु को घुमाने ले दाते मुझे नहीं। शशांक हंसते हुए बोले, आशु मुझे तेरी तरह तंग नहीं करती ना, तू तो घर से बाहर गया नहीं कि मम्मा पास करके रोता है। रिद्धिमा हंसती हुई बोली, मम्मा का लाडला है ना मेरा सोनू। आशु, और मैं? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, तू तो अपने दादू की लाडली है। शशांक ने आशु के गाल पर पप्पी लेते हुए कहा, मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया आशु। अरमान, और मेरी लाडली मेरी मिष्टी। सब हंस पड़े। मिष्टी, मैं अपने दोस्तों को लेकर आती हूँ, अब आप लोग भी तैयार हो जाइए। मिष्टी चली गई थी, शशांक भी बच्चों को लेकर अंदर चले गए थे। बस वहाँ रह गए थे अरमान और रिद्धिमा। अरमान ने रिद्धिमा की तरफ देखते हुए धीमे स्वर में कहा, एक बात बताओ रिद्धिमा, तुम्हारा लाडला सोनू क्यों है? तुम्हें तो बच्चियों से को ज़्यादा प्यार करना चाहिए ना। रिद्धिमा अरमान के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहती है, मुझे तीनों बच्चे प्यारे हैं, पर सोनू को थोड़ा ज़्यादा प्यार करती हूँ। जानते हो क्यों अरमान? अरमान, क्यों? रिद्धिमा ने उसकी आंखों में झांक कर बोल पड़ी, क्योंकि वो तुम्हारी छवि है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है वो, मेरे अरमान के जैसा। मेरा अरमान जो मेरी ज़िंदगी में बाहर लेकर आया, मुझे प्यार करके मेरा जीवन सार्थक बना दिया, मुझे ज़िंदगी दी और ढेर सारी खुशियाँ जो मेरे इन कमज़ोर हाथों में समाते नहीं थे। अरमान ने उसके गले लगते हुए प्यार भरी आवाज़ में उत्तर दिया, तुम कमज़ोर नहीं हो रिद्धिमा, तुम और तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है जो मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना सिखाया था। आई लव यू।
रिद्धिमा फुसफुसाई, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अरमान, सबसे ज़्यादा। तुझसे मैं क्या कहूँ, तू ही मेरा सुकून, संग तेरे रहूँ तू ज़िंदगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबने हमारी कहानियों को सुनकर अपना बहुत सारा स्नेह लुटाया है। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत हौसला मिलता है। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और नई नई कहानियाँ लेकर आ सकूँ। आप लोगों को जैसी कहानियाँ पसंद हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।